गुड मॉर्निंग। क्लास 12th चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जो सेकंड शीर्षक है इसका मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ ऐसा दिया है कि जो उसके सुधारने में, हमारे जीवन में और हर तरह से किसी न किसी रूप में हमें उसमें सहायक हुआ है। भले ही श्रम विभाजन में लीजिए, जाति प्रथा में लीजिए, या हमारे संविधान का निर्माण लीजिए, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ दिया है। ठीक है, अब मैं उनका संक्षिप्त आपको जीवन परिचय बताऊंगी। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम और माता जी का नाम भीमाबाई था। 1917 में इन्होंने हाई स्कूल पास करने के उपरांत इनका विवाह हो गया, क्योंकि उस समय में विवाह बहुत जल्दी हो जाया करते थे। और प्राथमिक शिक्षा के बाद क्योंकि इन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, तब इन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से, मतलब उनकी सहायता से, ये उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क के बाद ये वहीं से लंदन चले गए और इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से फिर पीएचडी की उपाधि ली। पीएचडी मतलब सर्च की। ठीक है। 1923 में इन्होंने मुंबई आकर उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और संविधान के प्रारूप समिति के भी ये सदस्य बन गए। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। भीमराव अंबेडकर ने हमारे साहित्य के लिए बहुत कुछ दिया है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें और उन्होंने भाषण दिए, उनके विषय में मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो 1917 में इन्होंने लिखा। द अनटचेबल्स, हु आर दे, दो आर दे, शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लेगुमेस्टिक स्टेटस, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ पावरलेस फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण है इनका, इन्होंने 1936 में ये दिया और लाहौर में दिया था, जब उस समय हमारे यहाँ देश में बंटवारे की बातें चल रही थी। ठीक है। इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो इनका भाषण था, उसी से संबंधित आपका ये चैप्टर भी है। ठीक है। फिर इन्होंने लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिखा। इनकी पत्रिकाएं मूक नायक, बहिष्कृत, भारत जनता आदि रही। जो हमारा पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा मतलब कि हमारे यहाँ श्रम का जो विभाजन किया गया है वह किस रूप में किया गया है। अर्थात कि मान लिया श्रम विभाजन तो हो चुका है, लेकिन उस श्रम का विभाजन हमारी जातियों के आधार पर कर दिया गया है कि इस जाति के लोग यही कार्य कर सकते हैं, दूसरी जाति के कोई इस काम को नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, जो ऐसे प्रतिबंध जो थे, ये हमारे श्रम विभाजन में दिक्कतें आती थी।
क्योंकि कई बार उस जाति के जो लोग थे, जो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होते थे, और जब कार्य को उसमें करने में सक्षम नहीं होते थे तो उनके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती थी कि कभी कभी भूखे मरने की भी नौबत आ जाती थी। तो ये यही बताना चाहते हैं कि यह विडंबना ही की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। अर्थात कि हमारे इस युग में भी भले ही हमारा समाज कितना भी अभी कार्यकुशल बन जाए या योग्य मानने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाति के पोषक जो हैं अभी भी यहाँ पर हैं। अर्थात जातिवाद के पोषक या समर्थक आज भी यहाँ पर हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यदि हमें सभ्य समाज का निर्माण करना है तो हमें सिर्फ कार्यकुशलता को बढ़ावा देना होगा, और कार्यकुशलता को यदि बढ़ावा दिया जाएगा तो उसमें हमारा एक सभ्य समाज का निर्माण आराम से हो सकता है। क्योंकि जाति प्रथा की भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए हमें इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात को यह भी आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का ही रूप लिए हुए है। मतलब जाति प्रथा है लेकिन उसमें भी श्रमिकों का विभाजन कर दिया, क्योंकि जाति के अनुसार हमारे श्रम का विभाजन किया गया है। तो ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना है, सबसे बड़ी कमी है कि हम एक सभ्य समाज का निर्माण इस तरह से नहीं कर पाएंगे। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में जो श्रम का विभाजन है वह श्रमिकों के गुणों पर होना चाहिए। श्रमिकों में कितनी क्षमता है कार्य करने की, किस कार्य को किस श्रमिक में करने की क्षमता, उसके आधार पर होना चाहिए, बल्कि यह नहीं कि उसकी जाति के आधार पर हम उसका के श्रम को मान सकते हैं कि इसी कार्य को वो करेगा। ये हमारे लिए गलत है। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा में ऊंच नीच का भी करार देती है। क्यों? कि जो बड़ी बिरादरी के लोग हैं ये काम नहीं करेंगे, जो छोटी बिरादरी के लोग हैं ये काम करेंगे। तो ये सारा निश्चित हो जाने से के कारण ही हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी कुरीतियाँ इसमें आ रही हैं कि जो जाति के अनुसार कई बार हमारे किसी भी कास्ट या किसी भी जाति के लोग उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके ऊपर यह थोप दिया जाता है। तो ये एक हमारे सभ्य समाज का निर्माण नहीं है, हम इसे एक सभ्य समाज नहीं कह सकते। ठीक है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित तो होता ही नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हमारे इस विभाजन के लिए कुशल व्यक्ति का होना आवश्यक है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करें। मतलब कि जो श्रमिक लोग हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य को चुने, जितनी उनकी क्षमता है, जिस कार्य को वे करना चाहते हैं मन से वही, बल्कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे जातियों का विभाजन किया है वह हमारी पीढ़ी से दर पीढ़ी तक ना चले। श्रम का कार्य, परिश्रम का कार्य, इसे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही वह गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित हो जाता है। अर्थात कि जब तक बच्चा जन्म भी नहीं लेता उससे पहले उसका पेशा निर्धारित होता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा आगे, बच्चा जन्म लेगा जो आगे, तो वह उस अपना पैतृक कार्य ही करेगा। इसलिए किसी के भी आने से पहले, दुनिया में आने से पहले हम उसके श्रम का विभाजन कैसे कर सकते हैं, श्रम का निर्माण कैसे बता सकते हैं कि ये इसी कार्य को करेगा, क्योंकि हमें उसकी रुचि या उसकी अभिरुचियों का तो मालूम ही नहीं है, हमें उसके विषय का ज्ञान ही नहीं है कि बच्चा क्या चाहता है। आने वाला जो हमारा
अभी दुनिया में पदार्पण भी नहीं किया है, उससे पहले भी ही हमारे यहाँ उसका जो श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। जाति प्रथा का जो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण है, यह बहुत ही गलत है। मनुष्य को जीवन भर के लिए यह पेशे में बांध देता है। मतलब कि जो जन्म से लेने से पहले ही हमारा जो पैतृक कार्य है, वह इस तरह से जो बांट दिया जाता है, वह बिल्कुल गलत है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर वह कैसे कर सकता है? ठीक है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पहले ही मतलब जो उसका पैतृक करते हैं, वही उसको काम करना अनिवार्य बना दिया जाता है। भले ही वह उसमें रुचि लेता है, उसमें पारंगत है या नहीं है, वह उसमें कार्य कुशलता है उसके प्रति या नहीं है, लेकिन वो उसे करना होता है। तो इसी से हमारे समाज में बेरोजगारी बढ़ती है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। मतलब कि इसमें अगर जाति प्रथा को हटा दिया जाए तो बहुत सारी हमारे समाज की त्रुटियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। मतलब जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम का विभाजन किया जाता है, बांटा जाता है, हमारा परिश्रम करने का नियम, वह उसकी अपनी इच्छा से पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचियों का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। पहले लेख में ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज के उद्योग में गरीबी, उत्पीड़न, इतनी सारी जो समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, वे बहुत से लोगों ने स्वयं निर्धारित की हैं, क्योंकि कार्य की उसमें रुचि या अरुचि का पता किए बिना उसे व्यवस्थापूर्ण उस पर थोप दिया जाता है और उस कार्य को करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। भले ही वह चाहता है या नहीं चाहता है, इसमें कोई उससे पूछने वाला नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर अपने काम करने चाहिए और अपने काम के लिए प्रेरित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल और दिमाग नहीं लगता है, तो उनकी कार्य कुशलता के अनुसार उन्हें दूसरा कार्य सौंपना चाहिए। अतः निर्विवाद रूप से सिद्ध यह हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी के ऊपर भी हमारी जाति प्रथा का घाक है या जाति प्रथा हानिकारक है उसके लिए, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उसके अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लेती है और उसको बिल्कुल निष्क्रिय बना देती है। अर्थात कि जिसमें हमारी रुचि होती है, हम उस कार्य को करते हैं तो हम बहुत ही एक जोश उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है, उसमें हम दिन प्रतिदिन निष्क्रिय होते चले जाते हैं। अर्थात कि हम नहीं कर पाते हैं। पहले भले ही हम जो सोच से हमारे पेरेंट्स या हमारे घर वाले हमें उससे करने के लिए जब सचेत करते हैं, कहते हैं, भले ही हम अपना लें, लेकिन हमारा उसमें धीरे धीरे हम उसमें निष्क्रिय होते चले जाते हैं, क्योंकि वह काम हमने अपनी रुचि के अनुसार नहीं किया है, वह कार्य हमारी अभिरुचियों के अनुसार नहीं है। हमारे जो अंदर की जो ताकत है, उसी कार्य को समझने में सफल होती है या करने में सफल होती है, जिसे कि हम मन से करते हैं, उत्साह से करते हैं और जो हमारे अंदर एक प्रेरणा बढ़ती है। थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपको सेकंड वीडियो में भेजूँगी। जो पार्ट बचा है, जो मेरी कल्पना का आदर्श समाज है, वो आपको सेकंड वीडियो